जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। प्रश्न 1, पर्यटन विभाग द्वारा उदयपुर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला आदि महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो अब 15 नवंबर को किया जाएगा 2023 में। 15 कब किया जाएगा? 15 नवंबर को। तो स्टूडेंट्स इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? उदयपुर में। और उदयपुर के बारे में आप जानते होंगे, ये माउंटेन एंड फाउंटेन का शहर है। इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है और ये पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और पर्यटकों के लिए यहाँ पर एक स्थित है गुलाब बाग। गुलाब बाग है और यहाँ पर गुलाब बाग के अंतर्गत प्रथम बर्ड पार्क बनाया गया है। और यहाँ देश की पहली CNG से संचालित टॉय ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। और यहाँ उदयपुर में जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है, उस केंद्र का मुख्यालय है उदयपुर में। और यह बागौर की हवेली है, उसके अंदर स्थित है ये मुख्यालय। और इसी पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष मेवाड़ महोत्सव का किया जाता है, आयोजन किया जाता है मेवाड़ महोत्सव का। इस उदयपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। जैसे पिछोला झील है, जयसमंद झील है, स्वरूप सागर झील है, उदय सागर झील है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी झीलें हैं और छोटी मोटी बहुत सारी झीलें हैं। और अभी क्या हुआ था, वर्ष 2022 में उदयपुर में एक स्थान है कोटड़ा, और कोटड़ा के अंदर एक महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसका नाम था आदि महोत्सव। और आदि महोत्सव का मतलब होता है, आदि का मतलब आदिवासी और महोत्सव का मतलब एक उत्सव। तो इस जो ये महोत्सव हुआ था यह कोटड़ा में हुआ था। और कोटड़ा में क्या है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है स्टूडेंट्स। और कोटड़ा में जो आदिवासी जातियां निवास करती है उनको इसमें शामिल किया गया। और उनको इसमें शामिल करके उन्हीं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था उनके द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। और उसका नाम था आदि महोत्सव। और पिछले साल इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कोटड़ा में हुआ था। और अब इस उदयपुर में इस आदि महोत्सव का आयोजन होगा, मतलब अब ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। और इस साल इसका आयोजन 2023 में 15 नवंबर को किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 नवंबर को ऐसा क्या खास है तो 15 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा? तो 15 नवंबर को स्टूडेंट्स बिरसा मुंडा की जयंती है 15 नवंबर को, इसलिए इस आदि महोत्सव का आयोजन 15 नवंबर हर साल प्रतिवर्ष किया जाएगा 15 नवंबर को। और इस बार उदयपुर में कौन से स्थान पर आयोजित होगा तो इसका अभी स्थान निर्धारित नहीं हुआ है। और 15 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। और जो बिरसा मुंडा है वो आदिवासी समाज के लिए कहते हैं कि एक आदर्श पुरुष है इनके लिए। और बिरसा मुंडा का संबंध भी आदिवासी समाज से ही है। और ये आदिवासियों के उद्धार के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की थी और बहुत ये लड़े थे। और आदिवासी समाज में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए प्रतिवर्ष 15 नवंबर को आदि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली बार लोकपाल प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब ये पहली बार का मतलब है कि इनकी पहली नियुक्ति है, पहली बार नियुक्त किया गया है लोकपाल के पद पर, तो वो प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, उदयपुर में एक यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। और ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और इसके VC कौन है? तो इसके VC है IV त्रिवेदी। और अभी वर्तमान में क्या है, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो अब इनके स्थान पर VC किसे बनाया जा रहा है? तो इनके स्थान पर VC बनाया जा रहा है KL श्रीवास्तव को। और KL श्रीवास्तव जी का संबंध कौन सी यूनिवर्सिटी से है? तो KL श्रीवास्तव जी वर्तमान में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के VC हैं, जो अब इनको उदयपुर में इस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में VC बनाया जाएगा। और राज्य का पहला संविधान पार्क भी यहीं पर बनाया गया। कहाँ पर? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, उदयपुर में। और हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी द्वारा 2 लोगों को मानद D.Litt की उपाधि, मानद कह दो या D.Litt की उपाधि कह दो, दी गई। तो ये दी गई, एक तो लक्षराज मेवाड़ा को,
और दूसरा दी गई थी देवेंद्र झाझड़िया को ये उपाधियां दी गई थी। और अब जो हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र, तो कलराज मिश्र के द्वारा क्या है यहाँ पर लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट्स, राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटी है इनके कुलपति या वीसी तो ये होते ही है, लेकिन जो कुलाधिपति होते हैं तो उन कुलाधिपति कौन होते हैं, तो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं इनके कुलाधिपति, और यही इन मुख्य पदों पर नियुक्तियां करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान आय की न्यूनतम गारंटी देने वाला पहला राज्य बना है। तो स्टूडेंट्स, ये बजट 2023-24 की बात है, और बजट 2023-24 में आपको पता होगा हमारे सीएम साहब ने बहुत सारी घोषणाएं की थी। इनमें से एक घोषणा यह भी थी कि राजस्थान में मतलब एक योजना की घोषणा की गई जिसका नाम था महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना, जो क्या है लाई जाएगी, और इसके तहत राजस्थान में प्रतिवर्ष जो बजट होने वाला है वह कितने करोड़ का होगा, वह 2500 करोड़ का। अब इसी के तहत कहा गया है कि राजस्थान में जो मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है ना, लोगों को मजदूरी देता है, जॉब कार्ड बनाए जाते हैं पंचायत स्तर पर, और फिर 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, तो उसमें अब क्या हुआ है, इसमें कार्य दिवस सामान्य लोगों के 100 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, तो 100 से बढ़ाकर 125 किए जाएंगे। इसके अलावा शहरिया और जो कैथोड़ी जनजाति है उसमें क्या किया गया है कि उनके जो कार्य दिवस है वो 100 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, तो वो 100 से बढ़ाकर 200 कर दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें कहा कि ये तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की बात थी, मतलब ये तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों में रोजगार देने की होती है। तो सरकार ने एक योजना चलाई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इसमें भी क्या किया है, अब इसमें रोजगार के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर कितने कर दिए, 125 करने वाले हैं, मतलब करेंगे अब 125। और इस योजना की जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 9/9/2022 को। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 9/9/2022 से इसकी शुरुआत हुई, और इसकी घोषणा कब हुई थी, तो बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई थी। और इसमें कहा कि राजस्थान में शहरी क्षेत्र में जो काम चाहते हैं उन्हें अपने ही वार्ड में रोजगार दिया जाएगा। कहाँ रोजगार दिया जाएगा, उन्हें अपने ही वार्ड में रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, और अब इसे बढ़ाकर कितने कर दिया गया है, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। और अब इसी महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना में राजस्थान में जो न्यूनतम पेंशन राशि है तो वो कितनी होने वाली है, तो वो न्यूनतम पेंशन राशि 1000 होने वाली है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा पहले किसी की 750 भी थी और भी कम थी, तो अब मतलब मिनिमम राशि कितनी कर दी गई है, 1000, चाहे कोई सी भी पेंशन हो, मतलब होने वाली है। और इसमें सालाना कितनी वृद्धि की जाएगी, तो इसमें हर साल 15% की वृद्धि भी की जाएगी, जिसमें से 5% वृद्धि तो जुलाई माह में की जाएगी। कब की जाएगी, 5% वृद्धि जुलाई माह में की जाएगी, और 10% वृद्धि कब की जाएगी, 10% वृद्धि की जाएगी जनवरी माह में होगी। और ये बजट 2023-24 में कहा गया था। कब कहा गया था ये बात, बजट जो आया था अभी 2023-24 का, उसमें ये बात कही गई थी। अब इसको लागू करने के लिए राजस्थान विधानसभा में एक विधेयक लाया गया। अभी ये जो योजना है इसको क्रियान्वित करने के लिए एक विधेयक लाया गया, और ये विधेयक 21 जुलाई 2023 को मतलब पारित हो गया है। और इस विधेयक का नाम है महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, और यह पारित हो गया। कब पारित हुआ, 21 जुलाई 2023 को। और अब ऐसा करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय मतलब संशोधन विधेयक 2023 कब पारित किया गया, तो ये भी 21 जुलाई 2023 को ही पारित किया गया था। स्टूडेंट्स, ये दोनों विधेयक 21 जुलाई को ही पारित हुए थे। अब आपको पता होगा राजस्थान में जो भर्ती परीक्षाएं हुई उसमें अनुचित साधनों का बहुत प्रयोग किया गया। खूब सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं रुका, अभी भी नहीं रुक रहा।
तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक विधेयक पारित किया। और इस विधेयक को कब पारित किया, तो ये विधेयक पारित हुआ 21 जुलाई 2023 को। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है राजस्थान में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम वर्ष सर्वप्रथम 1992 में आया था। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, इसके अंदर भी नकल नियंत्रण की बात की गई थी, इसके अंदर भी नकल को नियंत्रित करने की बात की गई थी। बाद में इसमें संशोधन किया गया, और वो संशोधन कब किया गया, 2022 में संशोधन किया गया। लेकिन 2022 में संशोधन करने के बावजूद भी नकल जो कि त्यों होती रही, कुछ फायदा नहीं हुआ। राजस्थान में जितने भी पेपर हुए वो सारे लीक होते रहे। अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नया संशोधन जारी किया है, और ये संशोधन कब हुआ, 21 जुलाई 2023 को, और ये संशोधन इसमें पास हो गया विधानसभा में। और अब इस संशोधन विधेयक 2023 में कहा कि अब अनुचित साधनों के प्रयोग पर मतलब सजा का प्रावधान किया गया है। और सजा का प्रावधान क्या किया गया है, ये सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति ये अनुचित कार्य करते हुए पाया गया या इसमें लिप्त पाया गया, तो 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक उसको हो सकता है। और इसके अंतर्गत जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो जुर्माना कितना हो सकता है, तो जुर्माना हो सकता है 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के किस खिलाड़ी ने भारत को लगातार दूसरी बार पैरा ओलंपिक का कोटा दिलवाने में कामयाबी हासिल की है? तो उत्तर है श्याम सुंदर स्वामी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हाल ही में टोक्यो में 2 टूर्नामेंट हुए थे, एक तो पैरा ओलंपिक और एक ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक में राजस्थान से जाने वाले खिलाड़ी है अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, देवेंद्र झांझड़िया, सुंदर गुजर, संदीप मान, श्याम सुंदर स्वामी। और श्याम सुंदर स्वामी का कौन से जिले के रहने वाले हैं, तो ये बीकानेर जिले के रहने वाले हैं। और इन श्याम सुंदर स्वामी का संबंध कौन से खेल से है, तो इनका संबंध है तीरंदाजी से। और दूसरी प्रतियोगिता हुई थी ओलंपिक, और ओलंपिक में राजस्थान से जाने वाली खिलाड़ी है भावना जाट, जो कि 20 किलोमीटर पैदल चाल से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला जो कि निशानेबाज है, दिव्यांश पंवार वो भी निशानेबाज है, और अर्जुन जाट उनका संबंध किससे है, तो नौकायान से है। और हाल ही में एक पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई, और ये क्वालिफायर थी, मतलब पेरिस में एक ओलंपिक होगा उसके लिए क्वालिफायर चैंपियनशिप थी, और इसमें हमारे राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी क्या है, क्वालिफाई हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 19 जुलाई 2023 को करौली का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 19 जुलाई 2023 को करौली का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, करौली का प्राचीन नाम क्या था, तो करौली का प्राचीन नाम कल्याणपुर था, और इसकी स्थापना 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा की गई थी। और इस करौली का जिले के रूप में निर्माण 19 जुलाई 1997 को हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1997 को। और यह राज्य का कौन सा जिला बना, तो यह राज्य का 32वां जिला बना। और करौली का नाम आया था स्टूडेंट्स, करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। तो करौली में कैला देवी का मंदिर भी स्थित है, त्रिकुट पर्वत पर कालीसिंध नदी के किनारे। तो करौली में महावीर जी का मंदिर भी स्थित है। तो करौली में मदन मोहन जी का मंदिर भी स्थित है। इसी के साथ आज अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त हुए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं कल और क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद।